अब देखो ये जो दो स्टार देखने में एकदम सिमिलर लग रहे हैं ना, वो रियल में ना सिर्फ सिमिलर हैं बल्कि यहाँ तक कि वो अर्थ से सेम दूरी पर भी हैं। बट ये वाला स्टार जो डिम दिख रहा है, उसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बदलाव इस स्टार में सिर्फ कुछ सालों पहले ही आया है। अब क्योंकि साइंटिस्ट कुछ इसी तरीके के अननेचुरल एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की तलाश में रहते हैं, इसीलिए इनसे दो मेजर बातें सामने आती हैं, जिसमें पहला तो ये है कि हमें स्पेस के नए अनदेखी घटनाओं का पता चलता है, और दूसरा एक पॉपुलर थियरी के अकॉर्डिंग अगर कहीं किसी जगह पर एक एडवांस सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है तो ऐसे किसी स्टार का अचानक से डिम हो जाना ये भी उनके एग्जिस्टेंस का एक प्रूफ हो सकता है। और इस बात के काफ़ी हाई चांसेस हैं कि हो सकता हो कि उस स्टार की कंप्लीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने उसे एक मेगा स्ट्रक्चर मींस एक डायसन स्फीयर से कवर कर रखा हो। वेल यहाँ पर सबसे वियर्ड पार्ट ये है कि साइंटिस्टों को इस स्टार के केस में ऐसा लगता है कि वो सेकेंड ऑप्शन ही सही है। मतलब एक पूरे स्टार को ढक सके इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनाना किसी सिविलाइजेशन के लिए पॉसिबल भी है, क्योंकि किसी भी स्टार के सामने उसके आसपास घूम रहे प्लेनेट ऑलमोस्ट एक डस्ट पार्टिकल जितने ही मालूम पड़ते हैं। इनफैक्ट हम अपने ही सन को एक डायसन स्फीयर में ढकना चाहें तो उसका साइज भी इतना बड़ा होगा कि उसका रेडियस हमारी अर्थ के ऑर्बिट तक चला आएगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर कोई सिविलाइजेशन इतना ज्यादा रिसोर्सेस आखिर कहाँ से लाएगी, एंड क्या इन डिफिकल्टीज को ओवरकम कर पाना पॉसिबल भी होगा। अब इन सब टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर किसी स्टार को आर्टिफिशियली मैन मेड स्ट्रक्चर में ढक पाने का आइडिया आखिर आया कहाँ से। क्योंकि आज के करीब 600 साल पहले जब लियोनार्डो दा विंची ने अपना पहला वर्किंग हेलीकॉप्टर का पोर्ट्रेट बनाया था, तो भले ही उस वक्त ऐसी कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट एटलीस्ट उस वक्त बर्ड तो थे जिन्हें वो पंख को फड़फड़ाकर उड़ते हुए देखा करते थे। लेकिन इस डायसन स्फीयर के केस में तो हमारे आसपास ऐसा कुछ है ही नहीं, एंड इसीलिए ये क्वेश्चन अगेन सामने आता है कि आखिर इस आइडिया के पीछे का इंस्पिरेशन है क्या। दरअसल देखो मिड 1950 तक सैटेलाइट की बैटरीज को यूजुअली अर्थ पर चार्ज किया जाता था, और जिसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि अगर एक भी बार वो ड्रेन हो जाती थी तो टेक्निकली उस सैटेलाइट को डिस्पोज कर दिया जाता था। बट जब 1958 में नासा ने दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जो सोलर पैनल के जरिए अपने बैटरीज को स्पेस में इजिली चार्ज कर सकता था। अब देखो इस लॉन्च का कनेक्शन किसी भी तरीके से डायसन स्फीयर से तो नहीं था, बट उसी टाइम नासा के साइंटिस्ट फ्रीमैन डायसन के मन में कुछ इस तरीके का आइडिया आता है, जिसमें हम ह्यूमन इन सैटेलाइट की तरह पहले तो सन के पास सोलर पैनल लॉन्च कर दिया, और दूसरा उन सभी सोलर पैनल को कनेक्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया, एंड तीसरा स्टेप उस स्फीयर के जरिए सन की पूरी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि उस टाइम साइंटिस्ट ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि सन की टोटल एनर्जी में से सिर्फ और सिर्फ आधी एनर्जी ही अर्थ के सरफेस पर पेनिट्रेट हो पाती है, और उसमें से भी अर्थ पर मौजूद मॉडर्न सोलर पैनल की हेल्प से सिर्फ 20% एनर्जी को ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हम अपने करंट एफिशिएंसी को ध्यान में रखें तो सन की सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना वो हमें एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी को प्रोवाइड कर सकता था। अब इतनी सारी एनर्जी मतलब समझ रहे हो, वेल इतने एनर्जी से तो हम इस पूरे अर्थ को टोटल 1 ट्रिलियन ईयर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते थे। एंड यही वो टाइम था जब फ्रीमैन डायसन के दिमाग में पहली बार ये आइडिया एग्जिस्टेंस में आया था। अब ऑब्वियसली अगर ये आइडिया इतना फायदेमंद है तो एक पॉइंट पर जब हमें अर्थ पर पड़ती सन की एनर्जी कम पड़ने लगेगी तो हमें शायद इसी आइडिया को यूज करना पड़ सकता है। तो अगर हम इस आइडिया को यूज कर सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन ऑलरेडी इस आइडिया को यूज कर रही हो। तो यानी कि किसी स्टार के अराउंड डायसन स्फीयर या ऐसे किसी स्ट्रक्चर का डिटेक्ट होना उस सोलर सिस्टम में किसी एडवांस सिविलाइजेशन की प्रेजेंस को दर्शा सकता है। एंड यही वो दूसरी वजह थी कि फ्रीमैन डायसन का ये डायसन स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ, और ये आइडिया उन दिनों किसी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को ढूंढने जैसे उस टाइम के कॉस्मोलॉजिस्ट के लिए ऑब्सेशन बन गया था। यानी कि अब तक जो सभी कंट्री एलियन की खोज के लिए अंधेरे में तीर चला रहे थे, अब फ्रीमैन के इस आइडिया की वजह से उन्हें एक डायरेक्शन मिल गया था। मतलब अब उन्हें बस यही ढूंढना था कि कौन से स्टार अचानक से हद से ज्यादा डिम हो रहे थे। एंड फाइनली कई सालों की खोज के बाद 2015 में नासा को एक ऐसा स्टार मिला जिसकी ब्राइटनेस हद से ज्यादा कम होती जा रही थी।
तो क्या इसके पीछे किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक डायसन स्फीयर हो सकता है? उससे पहले इस थियरी के बेस पर ये एनालाइज करना होगा कि क्या डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को बनाना पॉसिबल भी है, या फिर अगर हम इसे आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके इसे बनाने का ट्राई करते हैं तो ये हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। देखो, दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये फ्रीमैन का मॉडल पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिकल है। दरअसल ये कोई ह्यूमन कैसे अर्थ के अलावा बाकी जगहों पर कोलोनाइज कर सकता है, इसके अलग अलग सोल्यूशन पर काम कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने फ्रीमैन के इस डायसन स्फीयर के डिजाइन पर भी स्टडी किया और तब उन्हें ये एहसास हुआ कि इस डिजाइन में दो मेजर फ्लॉजेस हैं, जिसमें पहला ये है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें कम से कम जुपिटर के मास जितना मटेरियल चाहिए होगा। और यह कितना मटेरियल है इस बात का अंदाजा आपको नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस प्लेनेट पर एग्जिस्ट करते हो ना, उसी पर खड़े होकर उसकी होराइजन तक नहीं देख पा रहे हो। उसी अर्थ के साइज के ऑलमोस्ट 1300 प्लेनेट उस जुपिटर में फिट हो सकते हैं। और दूसरा मेजर फ्लॉज ये था कि अगर गलती से भी इसके एक पार्ट से अगर कोई एस्टेरॉइड टकराया तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिसबैलेंस होकर 1 सेकंड में ही सन में गिर जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनका ये एनालिसिस डायसन स्फीयर के आइडिया के लिए एक मेजर सेटबैक था, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि इस सेटबैक से बाहर आने का रास्ता भी इन्होंने ही दिया, जिसमें उन्होंने फ्रीमैन आइडिया को पूरी तरीके से खारिज करने के बजाय इन्होंने उसे सॉल्व करने के लिए एक नया डिजाइन तैयार किया, जो इंडिविजुअल और सेपरेट सोलर सिस्टम की हेल्प से सन की पूरी एनर्जी को निचोड़ सकता था। दरअसल इस नए आइडिया के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ ही एरियाज में सोलर पैनल को लगाकर वहीं से ही सन की पूरी एनर्जी को निचोड़ा जा सकता है, और जिसमें करीब 1 करोड़ सोलर पैनल रिंग के फॉर्म में सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। एंड इस सोलर पैनल का मेजर एरिया रिफ्लेक्टर से कवर होगा और वो फिर सन की लाइट को सोलर सेल्स पर फोकस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट हो सके, और फिर इस पूरे एनर्जी को माइक्रोवेव रेडिएशन में कन्वर्ट करके अर्थ पर भेजा जाएगा, जिसके बाद फिर से इसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करके इसे यूज किया जाएगा। और इस पूरे डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर सोलर पैनल से कुछ टकरा भी जाता है तो सिर्फ वही सोलर पैनल डिस्ट्रॉय होगा, ना कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो, इस डायसन फॉर्म से एनर्जी को अर्थ पर भेजने से ज्यादा टफ होगा इन 1 करोड़ सोलर पैनल को बनाकर स्पेस में भेजना। मतलब इतनी भारी मात्रा में सोलर पैनल को बनाने के लिए भारी मात्रा में रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी, जो हमारे पास तो है ही नहीं। और जब उन्होंने उस नए स्ट्रक्चर में यूज होने वाले मटेरियल का मास कैलकुलेट किया, वो छोटे छोटे सोलर पैनल के रिंग होते हुए भी इसे बनाने के लिए लगभग पहले जितने ही मटेरियल लगेंगे। और अगर हमें उतना मटेरियल चाहिए तो हमें मार्स एंड मर्क्यूरी से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, और इसीलिए हमें सोलर पैनल का कंस्ट्रक्शन सेटअप इन दोनों प्लेनेट पर ही डेवलप करना होगा। और साथ ही वहां पर पैनल्स को बिल्ड करने के बाद उन्हें डायरेक्टली सन की ओर लॉन्च करने के लिए रॉकेट लॉन्चिंग भी सेटअप करना होगा। मतलब इन शॉर्ट ये सब कुछ हम ह्यूमन के लिए तभी पॉसिबल होगा जब हमारे लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर रहना मतलब किसी दूसरे कंट्री में रहने जितना सिंपल होगा, राइट? क्योंकि सिर्फ उसी के केस में डायसन फॉर्म को बनाने के एंड लॉन्च करने के सेटअप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और कई साइंटिस्टों का तो ये तक कहना है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन को लगभग 1000 सालों तक का वक्त लग सकता है। यानी कि ऑल इन ऑल इस डायसन स्फीयर या डायसन फॉर्म जैसा कोई आधुनिक मेगा स्ट्रक्चर बनाना और उसकी हेल्प से किसी स्टार की एनर्जी को निचोड़ना फिलहाल हमारे लिए ही क्या, किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल अपीयर है। और इसी वजह से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो स्टार 2015 में डिम नजर आ रहा था वो किसी डायसन स्फीयर की वजह से नहीं बल्कि किसी डस्ट क्लाउड की वजह से डिम दिखाई दे रहा था, क्योंकि सेम ऐसा ही कुछ इंसिडेंट बीटलजूस स्टार के साथ भी हो चुका है। पर चलो ये मान भी लेते हैं कि कैसे भी करके हम इतने एडवांस हो जाते हैं, क्या तब भी हमें उतना ही एफर्ट्स लगाना पड़ेगा? अब क्योंकि मर्क्यूरी से ही मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने में हमें इतनी एनर्जी तो लगेगी ही कि सन से मिलने वाली आधी एनर्जी हम उसी काम में खर्च कर देंगे। और अगर इसी में मार्स से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने में लगी एनर्जी को भी जोड़ दें तो डायसन फॉर्म से मिलने वाली एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी उसे बनाने में खर्च हो जाएगी। मतलब इस हिसाब से तो प्रॉफिट कुछ नहीं होने वाला, ऊपर से अपना नुकसान। बट ये भी तो हो सकता है
कि हम जो एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बेस पर कर रहे हैं, और हो सकता हो कि फ्यूचर में हम एनर्जी कंजप्शन के मामले में काफ़ी एफिशिएंट हो जाएं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन को ही ले लो, मतलब एक टाइम पहले वो भी एक बुक में लिखी थियरी की तरह ही था, और आज भी वो ऐसे ही रहता अगर कुछ साइंटिस्टों ने उस आर्ग्यूमेंट के अपोजिट जाकर जोर न दिया होता तो। और इसीलिए स्पेस ट्रेवल आज के टाइम में पॉसिबल हो पाया है, और यही वो वजह है जिसे डायसन स्फीयर के कॉन्सेप्ट को उन आइडियाज़ में गिना जाता है जो फ्रिक्शन एंड साईफाई की तरह होते हैं। पर इसके बाद भी कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कुछ हाइपर यूनिवर्स में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं जो पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने तक की एबिलिटी रखते हैं। पावर लाइक अ गॉड, राइट? मतलब जिन्हें हम गॉड कहते हैं, हो सकता हो ये वही हो, और ऐसे में उनके लिए एक डायसन स्फीयर बनाना चुटकी बजाने जितना ही आसान होगा। अब इन एडवांस सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी आखिर कितनी है, या फिर इस बात का कोई प्रूफ मिला भी है? और इसी टॉपिक को हमने अपने इस वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।